भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद में, जहां ज्ञान और मनोरंजन का संगम होता है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस अनूठे मंच पर हम आपको भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की विविधतापूर्ण परंपराएं, कला और इतिहास उसकी असली पहचान है। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए हम आपको वो कहानियां सुनाते हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की कुछ खास झलकियों से। नई दिल्ली में 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। She was a yogini in the tradition of Kashmir Shaivism, Ardha Triambaka. ताल का कोई काम नहीं था, पहले सुर के पलटे, सारे गा रे गा मा पा गा। वनला, जो अपनी 1000 एडी की मोनेस्ट्री और अपने दियोदर के पेड़ों के लिए काफी प्रसिद्ध है। झलकियों ने तो आपको झलक दे ही दी होगी कि आज के एपिसोड में क्या कुछ आपके सामने आने वाला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियों की ओर। इस सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कि पिछले हफ्ते कला और साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम आयोजित हुए। तो चलिए एक नजर डालते हैं साप्ताहिक सुर्खियों पर। नई दिल्ली में 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन टेक प्राइड इन लेगेसी, लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स फॉर विकसित भारत, यानी विरासत पर गर्व करना, विकसित भारत के लिए पुस्तकालय और अभिलेखागार थीम पर आधारित था। इसमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में पुस्तकालयों और अभिलेखागारों की आवश्यक भूमिका पर मंथन हुआ। ये आयोजन केंद्रीय सरकारी पुस्तकालय संघ और IGNCA के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। सम्मेलन में उपस्थित केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव लिली पांडे ने पुस्तकालयों और अभिलेखागारों के संदर्भ में अपने विचार साझा किए। Library is everybody's. Libraries do not distinguish, do not discriminate. They don't understand caste, creed, gender. So this is a very important tool, not just in nation building and society building, and not just in realizing the dream of Viksit Bharat, but it is absolutely vital ingredient in any strategy for development. इन 3 दिनों में कई विषयों पर चर्चा सत्रों का आयोजन किया गया और प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के घूमर और महाराष्ट्र के लावणी डांस ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सम्मेलन के समापन सत्र में IGNCA के अध्यक्ष राम बहादुर राय और केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी भी उपस्थित रहे और पुस्तकालयों और अभिलेखागारों के संदर्भ में अपने अपने विचार साझा किए। मैं ये कह सकता हूँ कि नई पीढ़ी में लाइब्रेरी के प्रति, किताबों के प्रति एक जागरूकता है। अगर एक समय में 1905 और 7 के बीच में जब राष्ट्रीय चेतना भारत में पैदा हुई, तो लाइब्रेरी अगर स्वाधीनता आंदोलन का माध्यम थी,
तो आज 2024 में लाइब्रेरी भारत की उन्नति का माध्यम हो सकता है। ये जो लाइब्रेरीज़ हैं या ये जो आर्काइव्स हैं, इनमें इंस्टीट्यूशनल मेमोरी क्रिएट करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम होगा, क्योंकि जब तक हमें पुरानी बातों का ध्यान नहीं रहेगा तब तक हमें आगे जाने वाली चीज़ों के लिए सही जानकारी, सही सबक, सही सीख नहीं मिल पाएगी। नई दिल्ली में शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह दिन घनपाठ भाग 1 और 2 के पुस्तक विमोचन और परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुस्तक में वेदों से संबंधित सामग्री प्रकाशित की गई, जो ज्ञान के मूल स्रोत माने जाते हैं। इस पुस्तक का संपादन प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा और डॉक्टर कीर्तिकांत शर्मा ने किया। इसमें वैदिक साहित्य की जानकारी और उससे जुड़े विषयों को प्रस्तुत किया गया, जिससे वेदों की प्राचीन और महत्वपूर्ण शिक्षाओं और पाठकों का ध्यान आकर्षित हो सके। वाराणसी में शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में वेदों में नारी विमर्श विषय पर एक शास्त्रार्थ चर्चा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन IGNCA और सुबह बनारस सेस्था के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस शास्त्रार्थ में पाणिनि कन्या महाविद्यालय की ऋषिकाओं ने वैदिक ऋचाओं का उल्लेख करते हुए इस विषय को परिभाषित किया। तो ये थी इस हफ्ते की सुर्खियां। अब रुख करते हैं अगले सेगमेंट सांस्कृतिक प्रस्तुति का। धुनों की मिठास और सुरों की लय जब जीवंत पात्रों के साथ मिलती हैं तो कला का एक नया रूप जन्म लेता है। संगीत न सिर्फ सुनने वालों को मोहित करता है, बल्कि कहानियों को भी नए आयाम देता है। आपने रामायण की कहानियां तो सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कहानियों को पपेट शो के जरिए भी दिखाया जा सकता है? ये कमाल KS रंजनी और उनका ग्रुप अपने पपेट शो के जरिए करते हैं। रामायण के दृश्य जब उनकी कलात्मक दृष्टि और संगीत से मिलते हैं तो एक जादू सा बिखरने लगता है। ये देखने वालों के लिए अद्भुत अनुभव बन जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी अनोखी कला के सफर पर, जहां आप रामायण के दृश्यों को एक नए अंदाज में देखेंगे। KS रंजनी अपने पपेट शो के माध्यम से रामायण के अद्भुत दृश्यों को जीवंत कर देती हैं। उनकी कला में न केवल कहानी बल्कि रंगों, भावनाओं और ध्वनियों का जादू भी देखने को मिलता है। तो तैयार हो जाइए इस जादू का आनंद लेने के लिए।
ഉടൻ ചാടിയോടി അടിക്കയും അടികൂടയങ്ങു തടുക്കയും തല്ലി വലകളിളക്കിയും ചൊല്ലുള്ള വല്ലനിടിക്കയും രാഘവ കുലൈ പ്രേമ ഭജനമാകിയ ഭഗവാൻ നമുക്കേ. केएस रंजनी का अद्भुत पपेट शो देखने के बाद आपने महसूस किया होगा कि लोक जब शास्त्र से मिलता है तो भारतीय संस्कृति कितनी जीवंत हो उठती है. आपने रामायण के दृश्यों को शायद ही कभी इस रूप में देखा होगा. तो चलिए बढ़ते हैं संस्कृति संवाद के अगले पड़ाव की ओर और बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की. डॉक्यूमेंट्री एक ऐसा माध्यम है जो समाज को जानने और समझने का अवसर प्रदान करता है. डॉक्यूमेंट्री न सिर्फ हमें सच्चाई से रूबरू कराती हैं बल्कि हमें समाज के विभिन्न परतों में छिपी समस्याओं, संघर्षों और उपलब्धियों को भी दिखाती हैं. आज हम आपको सिने सर्कल के सेगमेंट में एक ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे जिसके जरिए आप कश्मीर की उन महिला संतों के बारे में जानेंगे जिन्होंने कश्मीर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को एक नई दिशा दी. उनके विचारों और शिक्षाओं ने न केवल उस समय के समाज को प्रभावित किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सही मार्ग दिखाया. आइए जानते हैं उनकी जीवन यात्रा और उनके अविस्मरणीय योगदान के बारे में फिल्म विमेन सेंट्स एंड फिलोसोफर्स ऑफ कश्मीर के जरिए. कहते हैं कि देवी माँ अनंत शक्ति सती ही अपने असीम प्रवाह को कश्मीर की भूमि का रूप देकर अवतरित हुई. जब भी किसी ने इस प्रवाह को बाधित या दूषित करने का प्रयत्न किया, माँ सती उसे पवित्र करने के लिए नदियों के रूप में प्रकट हुई. स्त्रियों के रूप में मातृशक्ति का रूप लिया ताकि अपनी संतानों का उद्धार कर सके. Soisun avatar bole chutui me varjito jo. She was a yogini in the tradition of Kashmir Shaivism, Arda Triambaka, and there were some very early yoginis who are quoted by Abhinavagupta with great reverence and great respect, and who had their own lineage of female followers and female saints. 18वीं सदी में जब कश्मीर में पठान चारों ओर आतंक मचा रहे थे तो उसने अपने शरीर को एक ऐसा अस्त्र बना दिया था. क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, अति सुंदर थी, ज्ञानी थी और कईयों को ऐसा लग रहा है कि शायद वो योग नहीं साध रही है, वो कुछ ऐसा एक तरीके का ढोंग कर रही है. हरि कृष्ण हैरान रह गए. उनकी पत्नी के हाथों लिखे उनकी मां के लगभग 400 वाक उनके सामने थे. अपनी मां की रूहानी ताकत का तो उन्हें पता था, लेकिन यहां सास बहू का रूहानी रिश्ता उनके सामने था. माता की शायरी दुनिया के सामने इसीलिए आई कि उनकी बहू धनवती ने घर बार संभालने के साथ साथ अपनी सास के साथ बैठकर उनकी आत्मा की पवित्रता को कागज पर उतारा था और अपनी इस साधना को 30 बरस तक किसी स्वार्थ के बिना किया था. सास बहू के ऐसे रूहानी रिश्ते की मिसाल मिलना मुश्किल है. आज की पीढ़ी इस परंपरा को वहन करने के लिए तैयार है. ईश्वर कश्मीर में रह रही विमर्शी कौल एक ऐसी लड़की है जो इस परंपरा के आवेग और शक्ति को अभिव्यक्ति देने में समर्थ है. Kashmir Shaivism is not a religion that you have to fight for. It's a great tradition. It's a practical system of attaining supreme God consciousness through self-realization. It's a great tradition which is full of love for universality, love for totality. Kashmir Shaivism is unification of Shiva and Shakti. Kashmir Shaivism is actually the answer of all your questions.
Kashmir Shaivism is the key to come to your own self. If you're finding who you are, if you want to know who am I, then you have to come to this key and open up the locks of Kashmir Shaivism. तस्या मध्येन निर्याता सीमंतमिव कुर्वती वितस्ता परमा देवी साक्षात हिमनगोद्भवा। और अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। भारत में गायन की कई विधाएं मौजूद हैं। आप उनसे संभवतः परिचित भी होंगे, जैसे ठुमरी, ख्याल, ध्रुपद, गजल, भजन, शास्त्रीय गायन। भारतीय संगीत आज श्रेष्ठता के जिस सोपान पर खड़ा है, उसमें अनेक संगीत मनीषियों का योगदान है। आज साक्षात्कार के सेगमेंट में हम आपको मिलवा रहे हैं भारतीय संगीत की एक ऐसी ही अनमोल हस्ती से, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज से शास्त्रीय संगीत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब की, जो देश के मशहूर शास्त्रीय गायकों में शुमार रहे हैं। उनकी गायकी में गहराई, नफासत और भावनाओं का जो जादू है, वो हर सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है। उन्हें संगीत की कई शैलियों में महारत हासिल है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध करने में उनका योगदान अमूल्य है। तो आइए आज विशेष साक्षात्कार में हम आपको दिखाते हैं उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश। रामपुर तो रामपुर है ही है, स्टेट है। कई जनरेशन से वहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग जो थे वहाँ पर काम करते रहे। सहसवान जो है डिस्ट्रिक्ट बदायूं के अंदर एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग लोग जन्म लिया उन्होंने, जैसे मुश्ताक हुसैन खान साहब, इरात हुसैन खान साहब और बुज़ुर्गों ने वहाँ जन्म लिया। तो इसलिए रामपुर तो तालीम का उनका शहर था कि यहाँ पर रामपुर से बहादुर हुसैन खान साहब से तालीम ली थी। मियाँ तानसेन के वंशजीय थे वो, और सहसवान जो था वो उनकी जाए रहाइश था। तो इस तरह से रामपुर सहसवान घराने का नाम पड़ा। सहसवान बदायूं डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पर ये सब लोग पैदा हुए हैं। उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब, जिनके नाम पे हम लोग कान पकड़ते हैं, और चूँकि वो उन्होंने ही इस घराने की एक तरह बुनियाद डाली। वो इतने गुणी आदमी थे कि मैं आपसे क्या बताऊं। बस ऐसे लोग अब दोबारा दुनिया में पैदा नहीं होंगे। यानी ये इतने जीनियस थे उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब कि उनका गाना वो फॉलो नहीं कर सके जी, ना उनके नकल उतार सके। अच्छा। सबसे बड़ी खूबी तो ये है, जो सबसे अलग है, कि विलंबित के अंदर एक तो ठहरी हुई विलंबित होती है जी, और एक थोड़ी सी विलंबित को बढ़ा के उसको बहलावा तान बोलते हैं जी, बहलावा बोलते हैं या बहलावा विलंबित बोलते हैं। तारे नो आकार के अंदर सुरों को जरा बढ़ा के तेज कहना, ये बहलावा जी। पानी सा गरे मागा पापा मागा। बहलावा एक ही अंग है कि जो रामपुर घराने की आ आ ये ख़ास राग है गौड़ सारंग, जो रामपुर वालों का गाने का मतलब बहुत अच्छी तरह गाया जाता है रामपुर में। पानी सा गरे मागा पापा मागा गामा पानी पा मागा गरे मागा गैसा। नवाब रता अली खां के ज़माने में जी, जो आखिर नवाब रहे हैं, उस वक्त रियासतें मर्ज होना शुरू हो गई थी जी।
तो नवाब साहब ने ये किया कि जितने भी अरबाब निशात के लोग थे, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कोई मकान दे दी, किसी को कोई जायदाद दे दिया, किसी को कोई हाता दे दिया। लेकिन नवाब साहब खुद इतने दानी थे, इतने यानी बड़े दिल के थे कि उन्होंने किसी को नाउम्मीद नहीं होने दिया। सुर ज्ञान सबसे पहले संभलवाते थे वो जी। यानी ताल का कोई काम नहीं था जी। पहले सुर के पलटे सारे गा रे गा मा पा दा पा दानी धानी सा पा दानी मा पा दा गा मा पा। तो ये पलटे पहले लगते थे और उसके बाद बंदिश बताते थे वो करम के नजर कीजिए तुम बड़े गरीब नवाजा। अब हम आ पहुंचे हैं संस्कृति संवाद के अंतिम हिस्से, मेरा गांव मेरी धरोहर में। इस खास सेगमेंट में हम आपको भारत के किसी विशिष्ट गांव की अनूठी लोक कला और परंपरा से परिचित कराते हैं जो उसकी खास पहचान को दर्शाती है। मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल नेशनल मिशन और कल्चरल मैपिंग का एक प्रमुख हिस्सा है। इस मिशन का उद्देश्य गांव की सांस्कृतिक धरोहर का दस्तावेजीकरण करना है ताकि इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखा जा सके। आज इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं लद्दाख के गांव वानला में। वनला, जो अपनी 1000 एडी की मोनेस्ट्री और अपने दियोदर के पेड़ों के लिए काफी प्रसिद्ध है। गांव में कुल 170 परिवार रहते हैं और गांव की जनसंख्या 1015 है। बच्चों की उचित शिक्षा के लिए गांव में एक स्कूल उपलब्ध है। गांव के खेतों में बोई जाने वाली मुख्य फसलें गेहूं, मटर और आलू है। वनला गोम्पा रिज पर एक ऐतिहासिक बौद्ध मठ है जो भारत के लद्दाख में वनला गांव का ताज पहनता है। माना जाता है कि मठ का निर्माण लगभग 1000 ईस्वी पूर्व हुआ था। उस समय के दौरान एक संत लामा रिनचेन जांगपो ने बुद्ध की शिक्षाओं की तिब्बत में अनुवाद किया। इसका छोटा लेकिन प्रभावशाली रूप से संरक्षित 3 मंजिला अवलोकितेश्वर मंदिर लद्दाख में बचे हुए सबसे पहले ज्ञात द्रिगुंग कांग्यू प्रार्थना कक्षों में से एक है। ये मठ 11 सिरों वाले महाकरुणा या अवलोकितेश्वर की 3 मंजिला प्रतिमा है। गोम्पा में बुद्ध, बौद्धोत्सव और मंडलों के कई चित्र भी हैं। मठ को लद्दाख के सभी मठों में सबसे धन्य माना जाता है और बुद्ध का आशीर्वाद लेने के लिए इस मठ में दुनिया भर से लोग आते हैं। 2015 में आई बाढ़ ने वांगला गांव को भी प्रभावित करा, जिनके अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। लकड़ी पर नक्काशी करना लेह में अधिक प्रचलित है। घरों की खिड़कियां, दरवाजे और मेजों पर छोटी छोटी नक्काशियां और चित्रकलाएं देखने को मिलेंगी। गांव में पत्थरों पर भी नक्काशी करी जाती है। ये कला हजारों सालों से चलती आ रही है। गांव में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि लोसर उत्सव और कुंडिक उत्सव। लोसर लद्दाख का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। उत्सव लोग नृत्य और संगीत प्रदर्शन लोगों के जमावड़े के साथ किया जाता है। लद्दाख के विभिन्न मठों में भी विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। उत्सव शुरू होने से पहले घरों की सफाई की जाती है और विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार किए जाते हैं, जिन्हें त्योहार के दिनों में प्रियजनों के साथ साझा किया जाता है। कुंडिक महोत्सव त्योहार में भिक्षु 7 दिनों तक प्रार्थना करते हैं। ये त्योहार जून के महीने में मनाया जाता है। उत्सव नृत्य और संगीत प्रदर्शन लोगों के इकट्ठा होने के साथ किया जाता है। वनला अपनी संस्कृति, कला, परंपराओं, विरासत के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और हाँ, आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव
हमें ज़रूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी ये है। आपसे फिर होगी मुलाकात IGNCA के स्पेशल प्रोग्राम संस्कृति संवाद के साथ, जो आपको रूबरू कराएगा भारत की विशाल संस्कृति से। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।